बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूँ तो आज बर्दाश्त का आलमी दिन है, मगर पाकिस्तानियों के लिए यौम शर्मिंदगी बना हुआ है। कितने ही शर्म की बात है कि जिस सऊदी अरब से ना सिर्फ हमारे सिफारती बल्कि ईमानी ताल्लुकात हैं, उस सरजमीन से हमें एक तोहफ़ा मिला और हम उसे बेच कर खा गए। जी हाँ, सऊदी वली अहद ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को हीरो से तैयार घड़ी, पेन और कफलिंग्स पर मुश्तमिल एक बेशकीमती बल्कि नायाब तोहफ़ा दिया। उस तोहफे की इनफरादियत ये थी कि वो घड़ी सैकड़ों नायाब हीरो से खुसूसी तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए ऑर्डर पर बनवाई गई थी। उस घड़ी की सबसे अहम बात, उस पर खाना काबा की वो तस्वीर है जिसे हीरो से ही बनाया गया था। वो घड़ी सऊदी वली अहद के ख़ास हुक्म पर बनाई गई, जिसकी कोई दूसरी कॉपी दुनिया के किसी भी कोने में दस्तयाब नहीं है। ऐसा अनमोल तोहफा इमरान खान ने अपने पास रखने के बजाय कौड़ियों के मोल बेच दिया। नाजरीन, ना सिर्फ ये बाइसे शर्मिंदगी है कि इमरान खान ने तोहफा बेच डाला, बल्कि ये बात उससे भी कहीं ज़्यादा शर्म की है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए बनाया गया वो खसूसी तोहफा इस वक्त बकौल इमरान खान दुबई के किसी फ्रॉडिये और इंटरनेशनल लेवल के क्रिमिनल की मलकियत है। सऊदी वली अहद की जानिब से दिए गए इस तोहफे की मालियत लगभग 1 अरब रुपए बताई जा रही है, मगर बकौल फवाद चौधरी काबीना डिवीजन ने इसकी मालियत सिर्फ 10 करोड़ रुपए मुकर्रर की थी, जिसका 20% यानी 2 करोड़ रुपए देकर इमरान खान ने अपने पास रख लिया। फिर उस तोहफे को किसी लोकल डीलर के हाथ 5 करोड़ 70 लाख रुपए में फरोख्त कर दिया गया, जिसने सिर्फ 40 लाख रुपए मुनाफा रख के आगे 6 करोड़ और 10 लाख रुपए में बेच दिया। और यूं सऊदी वली अहद के हुक्म पर तैयार किया गया वो तोहफा वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुत्तहिदा अमारात के किसी उमर फारूक नामी शख्स के पास पहुंच गया, जिसका दावा है कि उसने ये ख़ास तोहफा फराह खान से 20 लाख डॉलर्स में ख़रीदा है। इमरान खान इसे भी अपने खिलाफ एक घिनौनी साजिश करार दे रहे हैं, कानूनी कार्रवाई का ऐलान भी कर रहे हैं। मगर यहाँ 100 बातों की एक बात है, यानी सीधी बात। और सीधी बात यह है कि इस पर तो बहस हो सकती है कि तोहफा किसे बेचा गया और कितने में बेचा गया, मगर यह बात एक अटल हकीकत है कि इमरान खान ने सऊदी अरब से आया ये नादिर तोहफा चंद रुपयों की खातिर बेच डाला। बतौर पाकिस्तानी इस स्टेट गिफ्ट को यूं बेतौकीर किए जाने पर मैं आज शर्मिंदा, बहुत शर्मिंदा हूँ। और हर उस शहरी को भी शर्मिंदा होना चाहिए जो कंट्री टू कंट्री इस बेलौस मोहब्बत को पैसों से तोलना गलत समझता है। अस्सलाम वालेकुम। आज के पैनलिस्ट मैं आपके सामने रख देती हूँ। मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हसन खाबर साहब ने ज्वाइन किया है, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे PMLN से निहाल हाशमी साहब ने ज्वाइन किया है, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। रज़ा रूमी साहब हैं सीनियर और इंडिपेंडेंट एनालिस्ट, वो हमारे साथ अब से थोड़ी देर में बन जाएंगे, बल्कि हमारे साथ बने हुए हैं। एंड आई डोंट नो व्हाई इज़ रज़ा स्माइलिंग, क्योंकि रज़ा अमेरिका में है ना। रज़ा अमेरिका में है तो रज़ा मुस्कुरा सकते हैं। मैं पाकिस्तान में हूँ, मुझे शर्मिंदगी हो रही है। मैं पता नहीं किस मुंह से ये शो कर रही हूँ। मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ, मैं बहुत कम अपने करियर में इतनी जज्बाती होती हूँ, क्योंकि हम इस ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पे हम रोज़ ऐसी खबरें सुनते हैं कि हम थोड़े से इनसेंसिटिव हो जाते हैं। लेकिन आज मैं इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हूँ कि पहले मैं अपने प्रोड्यूसर से लड़ी, फिर मैं अपनी टीम से लड़ी, और मुझे लगता है आज मैं तीनों अपने पैनलिस्ट से लड़ूंगी कि ये क्या है। मतलब हसन खाबर साहब, अस्सलाम वालेकुम। आई डोंट नो व्हाट यू हैव टू से। मैं कानूनी बात तो करूंगी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कानूनी बात के अंदर आप कोई ना कोई दावपेच निकाल लेंगे। मैं आपसे सिर्फ एक इखलाकी बात करती हूँ। क्या स्टेट गिफ्ट को, वो गिफ्ट जो पाकिस्तान को मिले, पाकिस्तान की सरकार को मिले, उस तोहफे को क्या आप बेतौकीर कर सकते हैं? अच्छा, ये तो खैर आपकी डेफिनेशन है। मैं तो वैसे आपकी बात पे भी हैरान हूँ, उस पर भी आता हूँ। आप मुझे ये बताएं कि आपने जो इतना लंबा अभी दर्स दिया है, ये पाकिस्तान के कानून से ऊपर है। पाकिस्तान का कानून स्टेट गिफ्ट के लिए बना है ना, कि स्टेट गिफ्ट की एक वैल्यूएशन होती है, एक प्राइस देते हैं, आप रख लेते हैं, उसके बाद वो शख्स की मिल्कियत है, जो भी शख्स हो। अब आपने जो एक इतना बड़ा दर्स दिया है, इसको फिर मान लेते हैं, पाकिस्तान के कानून को पीछे रख देते हैं। काश, मुझे लगता है दिनेश, काश हम शर्मिंदा होते उन लोगों पे जो करप्शन मेगा लेवल की इस मुल्क में कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जी तोहफा बेच दिया। इस मुल्क के मसाइल जी हैं। ये मुल्क इसलिए यहाँ पहुंचा है कि इमरान खान ने तोहफा बेच दिया। ये 4 हाउसिंग सोसाइटीज़ अपनी अप्रूव करा लेते, 5 एवन फील्ड में अपार्टमेंट ले लेते, तो आपको भी शर्मिंदगी ना होती,
चैनल भी तसल्ली से बैठे होते हैं। कोई मतलब सेंस ऑफ प्रोपोर्शन होती है, कोई बात होती है। एवन फील्ड के ऊपर इतने प्रोग्राम हुए, आज तक ये सवाल नहीं पता चला वो हैं किसके, उस पर हमें शर्मिंदगी नहीं हुई। अब इसाक डार ने मनी लॉन्ड्रिंग का बयान हल्फी दिया, उस पर हमें शर्मिंदगी नहीं हुई। FIA के प्रोसिक्यूटर्स पे प्रेशर डाला, उस पर शर्मिंदगी नहीं हुई। सारे केस मुतलका लोग मर गए, उससे हमें शर्मिंदगी नहीं हुई। आसिफ अली जरदारी पिछले 30 साल से वो सूबे के सिंध को खा गए, हमें शर्मिंदगी नहीं हो रही। हमारी पूरी कौम की शर्मिंदगी इस बात पे है कि इमरान खान ने घड़ी बेच दी इसलिए कि उनका ज़ाती मिल्कियत थी। मुझे तो ये लॉजिक समझ नहीं आती, और मैं नहीं समझता कि इसका क्या रिस्पॉन्स दिया जाए। जो बेतौकीरी वाली आपने बात की है, इस मुल्क की अच्छा, बेतौकीरी तो हर घंटे, हर सदी, हर साल में हुई है, हर सियासतदान ने की है। वो मुल्क को लूट के खा गए। ये पूरे 3.5 साल के अंदर एक स्कैंडल बना है, वो भी उसके अंदर एक ऐसे शख्स को, उसकी भी बात करते हैं कि वो बनाया क्या है, कि जी वो कह रहे हैं $2 मिलियन में खरीदी। जिस शख्स के खिलाफ केस हुआ था शहजाद अकबर ने, उसी का नाम निकाल के इंटरपोल से उसको वापस ले आए हैं। कोई मतलब थोड़ा सा कोई खुदा का खौफ करें, मतलब मेरी तो समझ से बाला तार है ये बात। अच्छा हसन, आप बहुत पढ़ी लिखी बात करते हैं, और मेरे पास मेरी खुशकिस्मती है कि आज जो बाकी दोनों पैनलिस्ट हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मेरे से तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो मेरे ख्याल से पढ़ा लिखा जवाब तो आपको बहुत अच्छा देंगे। मैं करती हूँ अवामी बात। सर, मैंने जब आपसे पूछा ना कि मैं शर्मिंदा हूँ, और मेरी शर्मिंदगी की वजह वो ये है कि अभी आपने जब जवाब दिया, आपने घड़ी का बोला, और घड़ी आपने जिस तरीके से, जिस अंदाज से बोला ना, लगा जैसे एवं कोई मामूली सी घड़ी है। लेकिन सर वो जो घड़ी है ना, मतलब एक तो महंगी घड़ी है, एक यूनिक पीस है, 1 अरब की घड़ी है। और जहाँ से मैं देख रही हूँ सर, मैं एक बड़े मिडिल क्लास घराने से आती हूँ, बल्कि मिडिल क्लास से भी आप समझो मैं बड़े गरीब घराने से आती हूँ। 1 अरब, मुझे नहीं पता उसमें कितने जीरो होते हैं, लेकिन 1 अरब में 100 करोड़ होता है, और 1 करोड़ के अंदर तकरीबन 100 लाख होते हैं। यानी 1 अरब में 100 करोड़ और 1 करोड़ में 100 लाख, यानी इतनी महंगी घड़ी है, और आपने आराम से आके कह दिया घड़ी है तो बेच दी। एक चीज। दूसरी चीज है, बतौर वजीर आजम, सर पढ़ी लिखी बात करने लगी हूं आपको फॉलो करते हुए, बतौर वजीर आजम उस टाइम पर जो मेरे वजीर आजम थे इमरान खान साहब, उन्होंने अदालत में जो जवाब जमा कराया इन तोहफों से रिलेटेड, इस घड़ी से रिलेटेड, उन्होंने ये कहा कि भाई जिस मुल्क ने उनको तोहफा दिया है ना, वो उसका नाम नहीं ले सकते। जिस मुल्क का नाम आप अदालत में नहीं ले सकते क्योंकि उनको नागवार गुजरेगा, तो अब मुझे ये बता दीजिए कि जो सऊदी वली अहद हैं उनके ऊपर अब क्या गुजरेगी जब उनको पता चलेगा कि उनका तोहफा किसी फ्रॉडी और किसी इंटरनेशनल क्रिमिनल के पास है, बकौल आपके, क्योंकि खान साहब ने मुझे बताया कि जो भी ये शख्स है ये फ्रॉडी और ये क्रिमिनल है। अच्छा, काश, मैं वही तो कह रहा हूँ कि काश हमने जीरो वहां पे गिने होते जहां जीरो गिनने की जरूरत थी। जिन्होंने मुल्क को जीरो कर दिया वो तो जीरो गिने नहीं। अच्छा, आप घड़ी पे आते हैं। घड़ी की वैल्यूएशन, ये तरीका समझ लें, रजा भी बैठे हैं वो भी बताएंगे। आपका कैबिनेट डिवीजन के अंदर एक वैल्यूएशन बोर्ड होता है, वो उसका तखमीना लगाता है। उसने 10 करोड़ तखमीना लगाया था। अगर 1 अरब की घड़ी का तखमीना 10 करोड़ लगाया था तो वो बोर्ड में सियासतदान तो बैठे नहीं थे, पकड़ ले। आज के अफसर है ना, आज जो PDM की हुकूमत है, हमारी तो नहीं है, उनको पकड़ लें कि आपने 1 अरब की चीज क्यों 10 करोड़ में लगाई है, करते क्यों नहीं। ये सारा मैं आपको बता तो रहा हूँ, एक अफसाना है, 1 अरब की घड़ी है, फलाना है, ये है, वो है। इसमें तो जो मर्जी कहानी आप बना लें। मैं तो आपको फिर ये बता रहा हूँ कि इसका एक प्रोसेस है, इसका एक कानून है। इमरान खान ने उस वक्त ये मुल्क का नाम इसलिए नहीं लिया था कि वो आपका जो सीक्रेसी एक्ट है, इट्स अ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। अब तो वो बात पब्लिक हो गई, इस मुल्क में हर बात पब्लिक हो जाती है। और ये कानून बना हुआ है इस मुल्क में कि आप तोहफा खरीद के रख सकते हैं, वो आपकी मिल्कियत है, आप उसको डिस्पोज ऑफ करें ना करें। जी, ये लेकिन इसीलिए उस तो तरफ मैंने नहीं सर हमने आपसे जाना, वो कानूनी लोग वहीं बात की बैठे ही हैं नहीं ना। थी। ठीक है हसन भाई, आपका पॉइंट आ गया। मैं मैंने इसीलिए आपसे कानूनी बात नहीं की थी, मैंने अखलाकी बात की थी। मुझे पता है कि कानूनी तौर पर 100 किस्म के आपके पास दावपेच है। मैं पहले रजा की तरफ जाना चाहूंगी। निहाल भाई प्लीज थोड़ा सा और वेट करें, मैं पहले रजा रूमी को शामिल कर लूं, क्योंकि मुझे पता है कि रजा की बात के ऊपर हसन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी बात के ऊपर उन्होंने फिर कोई प्रॉब्लम निकाल लेनी है। रजा, बिल्कुल ऐसे समझें कि आपने मुझे एक तोहफा दिया। वैसे एक वो भी ज़माना था जब आप मुझे तोहफा दिया करते थे, अब आप अमेरिका के होके रह गए, अब कहाँ गए आपके तोहफे। खैर रज़ा, आपने मुझे एक तोहफा दिया और मैंने वो तोहफा आगे किसी को बेच दिया, तो रज़ा रूमी आपको कैसा महसूस होगा? नहीं, जारी बात है, मुझे बहुत बुरा लगेगा। इसलिए तो बिनिश, मैं अभी तो जो तुम्हारे लिए तोहफा लाऊंगा, मैं उस पे शर्त रखूंगा कि तुमने आगे बेचना नहीं वो नहीं तो फिर ये एक मसला बन जाएगा। देखिए बिनिश, इसमें दो तीन नुकात हैं। पहला नुकता तो ये है कि कानूनी तौर पे ये इतना बड़ा इशू नहीं है, जैसे हमें पता है कि ये बिल्कुल उसकी इनको इजाजत भी है।
जो कवानीन और रूल्स एग्जिस्ट करते हैं उसके तहत तोशाखाना के जो तहाइफ होते हैं वो आप लेकर उसकी जो जिनको तोहफा मिलता है वो खरीद सकते हैं। पहले भी होता रहा है, पिछले जो प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स भी लेते रहे हैं यही तोहफे जो बाहर से फॉरेन गिफ्ट्स मिलते रहे हैं। असल बात जो है वो आपने जो जो नुक्ता उठाया है वो ये है कि चूंकि ये MBS जो हैं और सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का एक बड़ा अहम पार्टनर है और बहुत अहम हमारा रिश्ता है उनके साथ, सऊदी अरेबिया के साथ। और मेरे ख्याल से जो ताल्लुकात बिगड़े भी इमरान खान साहब के ज़माने में ये सऊदी अरेबिया के साथ, और जो कुछ रिपोर्ट होता रहा कि उनकी तरफ से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं MBS के, वो शायद ये मामला इस मामले ने भी थोड़ा बहुत उसमें कंट्रीब्यूट किया होगा। मैं इसको उस एंगल से देख रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसे तोहफे होते हैं कि जो आपको फिर रखने पड़ते हैं या कम से कम उनको थोड़ी बहुत जो है वो तवज्जो या तकरीम देनी पड़ती है। तो एक तो उसमें ये मसला है, और दूसरा जो मसला है उसमें कानूनी है, वो तो अब तोशाखाना रेफरेंस जो है वो ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने उस पर एक फैसला दिया है, उस पर अपील की है PTI ने, इमरान खान साहब ने, कि आया जो इसकी प्रोसीड्स हैं ये भूल जाइए कि ये कितने में बिकी है, किसने खरीदी है, खरीदने वाला कैसा है, कि बात यह है कि जो पैसे से वसूल हुए क्या वो इमरान खान साहब ने अपने टैक्स रिटर्न्स वगैरह में दिखाए। उनका ये कहना है कि उन्होंने दिखाए हैं, इलेक्शन कमीशन ने उसकी गलत तशरीह की है, लेकिन वो मामला अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अगर आगे वो अपील में जा रहा है मामला, तो वहां पे असल सवाल ये बनता है कानूनी तौर के ऊपर। बाकी ये ठीक है, अखलाकियात के ऊपर देखें बीनिश, ये बात है कि बहुत से लोगों को इस पर जो है वो परेशानी और कुछ लोग हैरान भी होंगे, लेकिन जो इमरान खान साहब की कोर सपोर्ट बेस है ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपने देख लिया होगा सोशल मीडिया के ऊपर भी वो कह रहे हैं कि व्हाट्स द बिग डील, हम तो इमरान खान की सपोर्ट को नहीं छोड़ेंगे, और ये झूठ है और ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, और वो नाम भी ले रहे हैं कि प्रोपेगेंडा हुकूमत और हैंडलर्स का है इमरान खान साहब ने अपनी ट्वीट में। तो हैंडलर्स को आपको पता है आजकल वो खूब आड़े हाथों ले भी रहे हैं, तो ये सारा मलबा वहां पे डाल रहे हैं वो। तो इसलिए कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन में गालिबन मेरे ख्याल से इसका इतना असर नहीं होगा। ज्यादा बात जो है वो ये कि कुछ देर ये चलेगी मीडिया में और उसके बाद फिर ये दब जाएगी। फिर ये तोशाखाना रेफरेंस जब आगे आएगा तो वहां पे फिर ये सवालात जरूर उठेंगे दोबारा। जी बिनिश, बिल्कुल आपने बजा फरमाया। और वैसे भी खैर पाकिस्तानियों की तकदीर है कि अभी मैं जैसे हसन साहब को कह रही थी 1 अरब में 100 करोड़ और फिर 1 करोड़ में 100 लाख रुपए होते हैं। तो हमने इस टाइम पर देखा, क्योंकि इमरान खान साहब के ऊपर जो अभी उंगली उठ रही है वो बहैसियत एक साबिक वज़ीर आज़म उठ रही है। इस मुल्क ने तो मौजूदा वज़ीर आज़म को सिर्फ़ और सिर्फ 10 लाख दिरहम पर परखा हुआ है। तो उस हिसाब से ये कीमत और ये ज़ीरोस तो बहुत ज़्यादा है। निहाल हाशमी साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपसे एक अलग सवाल है मेरा, आपने कथारसिस करना है इसके ऊपर, आपने भी अपनी शर्मिंदगी जाहिर करनी है, ज़रूर करें, लेकिन मेरा सवाल मुख्तलिफ है। ये जो उमर फारूक साहब हैं, जो भी हैं, जिनको ये कहा जा रहा है PTI की तरफ से कि जी इनको लॉन्च किया गया, हैंडलर्स की तरफ से लॉन्च किया गया, तो इनको लॉन्च करने में आप लोगों का, हुकूमत का कितना हाथ है? क्योंकि एक वैलिड पॉइंट आ रहा है, वो वैलिड पॉइंट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर इन साहब के ऊपर कोई मुकदमा बना था और इनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे था। मैं मुकदमे की डिटेल्स में नहीं जा रही क्योंकि वो उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन एग्जैक्टली 1 महीने पहले विच इज़ 15 अक्टूबर को उनका नाम ECL से निकाल दिया गया, और फिर 15 नवंबर को विच इज़ येस्टरडे हम ये देखते हैं कि वो इमरान खान के अगेंस्ट और आप लोगों के हक में ये तमाम तर स्टोरी आके पब्लिक कर देते हैं। तो आप लोगों का कितना हाथ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम। जो आपने उमर फारूक साहब के बारे में कहा है वो तो मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगा, मैं पाबंद हूँ आपके जवाब देने का। मगर मेरे भाई ने 2-3 बहुत हसन खावर साहब ने अच्छी बातें की हैं, मेरी भी इल्म में इजाफ़ा किया, और जो मैं चाहता हूँ क्लैरिफाई कर दूँ। उन्होंने कहा कानून की बात की, कानून ज़्यादा अहम है, प्रिवेल। सिर्फ उनसे एक सवाल मेरा है कि फिर आप कानून के तहत ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था और कानून के तहत ही मौजूदा हुकूमत मारूज़े वजूद में आई, तो क्या आप इस मौजूदा हुकूमत की जो कानूनी हैसियत है उसको तस्लीम करते हैं कि नहीं करते हैं? नंबर 1। नंबर 2, मेरे भाई ने यह भी कहा कि सारे सियासतदान लूट के खा गए। नहीं हसन भाई, मैं नहीं समझता हूँ। मेरे जैसे भी सियासी कारकुन हैं जो मुल्क को लूटते नहीं हैं बल्कि टैक्स की सूरत में मुल्क को देते हैं।
हम लूटते नहीं है। पाकिस्तान में 70 से 80% लोग बहुत अच्छे हैं जो सियासत करते हैं। सारे MNAs कैबिनेट के मेंबर नहीं बनते हैं, सारे इमरान खान के आंखों का तारा नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से अदा करते हैं। तो आप अगर एक ही जिम्मेदार आदमी, अगर आप सबको एक ही इस तरह से करेंगे तो वो फिर हमें तकलीफ़ होगी। और इसमें फिर भाई ने मेरे कहा कि इसलिए हमने नहीं कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने इसलिए जवाब दाखिल नहीं किया कि इट वाज ऑफिशियल सेक्रेसी एक्ट के तहत आ जाता था। मुझे याद है कि जब वो वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा जी 2 मुल्कों की जो खारजा ताल्लुकात है वो भी ख़राब हो सकता है। तो मैं याद दिलाता चलूँ, अभी हालिया दिनों में खान साहब ने हमारे जो प्राइम इंटेलिजेंस इदारा ISI के अहलकारों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनके लोग मेरे साथ मामलात में हैं, ताल्लुकात में हैं, जो मुझे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। क्या ये ऑफिशियल सेक्रेसी एक्ट में नहीं आता है? जो कुछ आपने पाकिस्तान के इदारे, कानून, सुप्रीम कोर्ट, दिफा, खारजा सब के बारे में बात की, क्या ये सेक्रेसी में नहीं आता? ये सारा कुछ आता है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल काम है। हसन खान साहब एक आप अच्छे आदमी हैं, डिफेंड करना इमरान खान साहब जैसे लोगों को बड़ा मुश्किल काम है। अब रह गया उमर फारूक साहब के बारे में जब आप बात करें, अगर उमर फारूक साहब पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हैं और वो पाकिस्तानी नेशनल हैं, खा वो कैदी हो, खा उनके ऊपर 1 केस हो, 2 केस हो, 10 केस हो, दुनिया की, ये भी कानूनी बात कर रहा हूँ, दुनिया का कोई कानून उसे अपने मादर वतन में आने से नहीं रोक सकता है। दूसरी बात, जो कुछ मेरे इल्म में आया है कानूनी, वो ये है कि उमर फारूक साहब की 2 साहबजादियाँ हैं, उनकी जो अहलिया थी वो एक मॉडल थी, सूफिया साहबा। उनका और अकबर साहब के आपस के कुछ अच्छे ताल्लुकात थे, बिजनेस थे, फैमिली थे, गॉड नोज बेटर। उनको उन्होंने हेल्प आउट किया था बच्चों की कस्टडी के लिए। और उन खातून का मैंने खुद देखा, लंदन के अदालत में उन्होंने कन्फेस किया, खातून ने, सूफिया साहबा ने, कि मैंने अपने शौहर के घर में चोरी करवाया, डाका डलवाया और मैंने अपने शौहर पे हमला करवाया। और उसकी पुष्टपनाही कर रहे थे अकबर इस बाबर साहब। मैं उमर फारूक साहब का वकील नहीं हूँ, मगर मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो तकलीफ दे बात है वो तकलीफ दे बात है कि दुनिया की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक मुल्क के वज़ीर आज़म वाइल ही सिटिंग प्राइम मिनिस्टर उसकी चीज़ें नीलाम की जा रही हों। किसी मैंने वो जो लगा है हुस्न का बाज़ार देखो, ये हुआ है, मंडी में नीलाम हो रहा है, मिस्र के बाज़ार में नीलाम हो रहा है। कोई ये एक तारीख में था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाई लेके गए थे मिस्र के बाज़ार में। और दूसरा ये है घड़ी जो लेके गए, हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ, बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ। आम गरीब आदमी तो अपने घर का सामान भी बेच देता है। जो कुछ इमरान खान के दौर में हुआ, लोगों ने अपने घर का सामान बेच दिया इलाज के लिए, दुगर कामों के लिए। लड़के बेरोजगार हो गए, लोगों ने अपने घर के सामान बेच दिए। इन्होंने कहा था कि 50 लाख घर देंगे, वो भी नहीं दे सके। लोग अपने घर का सामान बेच रहे थे, करते हैं तो गरीब लोग बेच रहे थे। ये निहाल भाई, आपने भी आगे महंगाई डबल कर दी, बल्कि डबल नहीं, सॉरी, आप लोगों ने 4 गुना कर दी। अमेरिका में बैठे रजा रूमी की मौजें हैं, डॉलर कहाँ से कहाँ पहुंच गया, हमसे पूछें, हमारी कोई मौजें नहीं है। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हसन खाबर, रजा रूमी या निहाल हाशमी साहब मेरे साथ बने रहेंगे। विल बी बैक शॉर्टली। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनिर सलीम के साथ, और आज सीधी बात जोन में मुझे ज्वाइन किया हुआ है हसन खाबर साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, निहाल हाशमी PMLN से, रजा रूमी साहब इंडिपेंडेंट एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। हसन खाबर साहब, मरियम नवाज साहिबा की वैसे बातें PTI को कुछ पसंद आती नहीं है और कुछ उनकी बातें चुभती भी हैं, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने बड़ी वैलिड बात की है। वो यही कह रही है कि आप लोग दूसरों से रसीदें मांगते थे, अब वक्त आ गया है कि इस मामले के ऊपर इमरान खान साहब अपनी जो रसीदें हैं वो निकाले। साथ ही साथ इस चीज़ को जोड़ लीजिए कि जो बयानियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब बना रही है इस पूरे तोहफे की एपिसोड को लेकर के, वो ये है कि जी इमरान खान साहब के खिलाफ कुछ मिला नहीं है, तो इसलिए ये पूरे के पूरा जो तोशा खाना का स्कैंडल है और इस तोहफे का स्कैंडल जो है वो मन घड़त खड़ा किया गया। तो आपका सवाल क्या है? कि सवाल ये है कि भाई मरियम नवाज आपसे रसीदें मांग रही हैं और आप जो एक अपना नैरेटिव बना रहे हैं वो भी एक मन घड़त नैरेटिव बना रहे हैं। नहीं, तो वो तो उन्होंने यही कह रहा है। उनके पास देखे ना, इस वक्त मरियम नवाज लंदन बैठी हैं, उनकी हुकूमत की डिसमैल परफॉर्मेंस है, इलेक्शन के अंदर यके बाद दीगरे ज़मीनी इंतखाबात हारे हैं, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, ना उनसे जो सवालात पूछे के जवाब नहीं है। तो उनके पास तो इस वक्त सबसे आसान तरीका यही है ना कि जो चीज़ निकले वो बाकियों की हाँ में लाएं। ये कोई लीडरों का बयानिया तो नहीं होता। आप किसी भी थर्ड पार्टी ऑब्जेक्टिव बंदे से पूछें
कि कैसी वो अपनी सियासत कर रही है इस वक्त, कितनी वो इन्वॉल्व है, क्या बात करी, ये तो ऐसी बेपर क्यों उड़ा रही है वहाँ बैठ के। उसमें उन्होंने कहा जी मैं भी अपना हिस्सा डाल दूँ। इस वक्त जो पाकिस्तान में मसला बना हुआ है उसके तो वो किनारा कश होकर बैठी हुई है, तो ये कोई इतनी सीरियस बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि रजा ने बिल्कुल ठीक बात की है, जो प्रॉपर फोरम है जहाँ जाएंगे वहाँ पे जाहिर है ये फैसला होना है, और वहाँ पे सब रसीदें डॉक्यूमेंट्स के साथ ही होगा ना। अदालत ने कोई बयानिया सुन के तो फैसला दे नहीं देना, वहाँ पे रसीदें देख के फैसला होना है, तो वो बिल्कुल देंगे। अच्छा, तीसरी चीज ये है, ये एक बात मैं बाय द वे निहाल साहब की एग्री करता हूँ, मेरा बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स करप्ट हैं, नहीं। लेकिन बहरहाल करप्शन बहुत ज्यादा है, ऐसे मुल्क का ये हाल नहीं हो गया। 70-80% मेरा नहीं ख्याल कि ऑनेस्ट है, इनकी अपनी ओपिनियन होगी, ज्यादातर तो लोग हमारे इस सिस्टम में करप्ट ही हैं। एनीवे, वो खैर एक अलग डिबेट है, बड़ी लंबी, वो किसी और बात के लिए। अच्छा, बात यह है कि अब इस वक्त जो है ना, ये बात तो गलत है तो उसको बता दें, ये बयानिया नहीं है। बात यह है कि 3.5 साल की गवर्नमेंट है, डेस्परेट है इस वक्त पीडीएम, डेस्परेट है, और स्पेशली पीएमएलएन, कि इमरान खान की ज़ात के ऊपर कोई ऐसी चीज़ मिले जिससे हम वो बात कर सकें। और उस चक्कर में कभी कुछ पहले वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, अब उसके बाद ये आ गया। अच्छा, इसके अंदर भी ये जो कह रहे हैं ना कि वो बिल्कुल कानूनी बात है, सुन ले उमर फारूक की बात। 3 भाई इनके नॉर्वे की जेल में है, पूरा यानी कि पूरा रिंग ही इस काम पे है। जो घड़ी की वैल्यूएशन उन्होंने पेश की टाइम जोन की, जो घड़ी की जो वॉच की ओरिजिनल कंपनी, उसकी वैल्यूएशन नहीं है, या कोई क्रिस्टीज से जाके नहीं कराई जो करानी चाहिए थी। एक टाइम जोन से 1 घंटा पहले प्रोग्राम से शाहजेब के उन्होंने वो कर दी। मैं तो वैसे हैरान हूँ स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म के ऊपर भी कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं। बहरहाल अब देख लें, आपके सामने ही है सूरत हाल, और ये ना पहले कोशिशें कामयाब हुई हैं ना अब होनी। उसकी वजह ये है कि पीडीएम जो है ना बीनेश, वो कुछ फंडामेंटल गलतियां ये लोग कर बैठे हैं। अब ये बातों से वो गलतियां अनडू नहीं हो सकती। पहली गलती ये थी, मसलन ये कि पहली गलती ये थी कि एक दूसरे के खिलाफ बातें बनाते बनाते जब ये लोग इकट्ठे हुए, इनके अपने वोट बैंक को ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई। अदम एतमाद के बाद जब इन्होंने नोटों की ट्रेडिंग शुरू की, आवाम को ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई। इसाक डार जैसे कॉन मैन के ऊपर इन्होंने ट्रस्ट किया, और इनका ख्याल था कि ये आकर कोई इधर मैजिक वॉन्ड निकालेगा, कोई जादू की छड़ी निकालेगा, वो नहीं निकला, ऊपर से जलील ही हो रही है। तीसरी चीज़ है। चौथी चीज़ ये है कि जो इन्होंने पिछले 2-3 साल में अपना एक बयानिया बनाया था और कुछ सीखा था माजी की गलतियों से, वो सारा का सारा शहबाज शरीफ के अपने वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश में डुबो दिया। ये फंडामेंटल गलतियाँ जो पीडीएम की हुकूमत ने की हैं, सफ़र कर रही है अवाम और पाकिस्तान, लेकिन इनकी पार्टी भी इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल लॉस सफ़र कर रही है। ये चलिए, मसला तो है, ये सारी और चीजें तो लंदन आपको में सूट बैठ के करती हैं। व्हेनेवर इलेक्शंस हैपन, करती हैं, इमरान खान साहब बिल्कुल जीत करती जाएंगे, हैं, बिल्कुल। लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं बिल्कुल ना, सूट इमरान करती खान हैं। साहब को डर है, वो परेशान है। वो ये कह रहे हैं कि जो आर्मी चीफ आएंगे उनको नवाज शरीफ साहब ऑब्वियसली वो लगा रहे हैं, उनकी मुशावरत से लग रहा है, और इसलिए लगा रहे हैं कि जो भी नए आर्मी चीफ आए उनके बाद जो है इमरान खान साहब जो हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की बात होनी है। आप सुन लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। नवाज शरीफ सिर्फ जिसको भी ये फैसला करेगा ना कि आर्मी चीफ बनेगा, ये उससे एक चीज मांगेगा कि तुमने किसी ना किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवाना है, तुमने इसकी पार्टी के ऊपर जोर डालना है और मेरे केसेस खत्म करने। ये इसने कोशिश करनी है कि रास्ते से किसी तरह इमरान खान को हटाया जाए। जी निहाल हाशमी साहब, ये है आप लोग का मास्टर प्लान, नवाज शरीफ के केस खत्म और इमरान खान साहब नाअहल। देखिए, अभी हसन खावर साहब ने कानून की बात की है, तो कानून में कहीं पर भी आर्मी चीफ या आर्मी का ये रोल नहीं है कि वो करप्शन ख़त्म करें, चोरों को, डाकुओं को पकड़ें। ना ही उनका कोई रोल है कि वो किसी को नाअहल करवाएं। क्या आर्मी जुडिशरी है? क्या आर्मी इलेक्शन कमीशन है? क्या आर्मी अदालतों का फैसला करती है? अगर है तो इमरान खान साहब खुल करके बात करें ना। और क्या इमरान खान साहब ने माजी में अपने अदवार में इस तरह की कारकर्दगी करने की कोशिश की है तो वो भी बताएं, ताकि कौम को आप पूरा सच बताएं ना। आधा सच क्यों बता रहे हैं? आप बताएं ना कि आप नैब के चेयरमैन से क्या करवाते रहे, आप कब कैसे किस तरह से करवाते रहे, वो सारी बातें इनको खुल के बताना चाहिए। तो इनको देखिए, इनको तो अल्लाह और आवाम पे और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव करना चाहिए। इनका काम भी नहीं है आर्मी चीफ को डिस्कस करना, इसलिए कि इनका डोमेन नहीं है। जब इन्होंने बाजवा साहब को एक्सटेंशन दिया था तो क्या उस वक्त के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, हालांकि खान साहब तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी नहीं है, उस वक्त के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब से कंसल्टेंट किया था? क्या शहबाज शरीफ साहब ने इस तरह की बातें किया था?
क्या किसी और सियासी जमात ने इस तरह की बातें की थी? नहीं की थी। तो फिर आप अपने जितनी भी फेलियर है आपकी उसके ऊपर तवज्जो दें। कभी आप IMF को ख़त लिख देते हैं, कभी आप लगा है दुबई में घड़ी के बाज़ार देखो। और आप देखिए, मैं तो ये भी पूछूंगा खावर साहब से कि आप बताएं, जब घड़ी यहाँ से गई थी तो क्या आपने डिक्लेयर किया था कस्टम में कि एक महंगी चीज़ पाकिस्तान से आप लेके जा रहे हैं, और जब घड़ी बेच के आप आए वो तो कह रहे हैं गई नहीं बाहर, क्या यहाँ पे कस्टम में डिक्लेयर किया गया था? वो कह रहे हैं कि हमने FDR पाकिस्तान में बेची निहाल भाई जी, वो तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बाहर बेची नहीं, हमने तो पाकिस्तान में बेची। घड़ी तो दुबई वाला हमें शो कर रहा है ना जनाब। घड़ी तो बाजार तो लगी है दुबई में। देखो हमारी बेइज्जती की बाजार देखो, कौमी अहमियत की बाजार देखो। कौमी अहमियत कहाँ चली गई? मैंने दुनिया में, मैं समझता हूँ कि ऐसा कहीं पर भी नहीं हुआ। कानूनी बात कर रहे हैं तो फिर बताएं, वो जो पैसा वापस लाए वो कौन सी बैंकिंग चैनल से लेके आए थे पैसा? क्या डॉलर के शक्ल में आया था, दरहम के शक्ल में आया था, पाकिस्तानी करेंसी के शक्ल में आया था? तो ये सारी बातें इमरान खान साहब जवाब अपने फेलियर्स का दें कि 3.5 साल उनकी हुकूमत थी और सबसे ज्यादा उन्होंने दुनिया से कर्जे लिए। उन्होंने पाकिस्तान में क्या किया? सेंसिटिव मामले पर और खास तौर पे वजीर आजम की परफॉर्मेंस इस सेंसिटिव इशू पर कैसी है, वो हम रजा रूमी से जानेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। रजा रूमी साहब, क्या आपको लगता है कि मुल्क के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं शहबाज शरीफ साहब, वो आर्मी चीफ की तैनाती वाले मामले को लेकर के पावरलेस नजर आ रहे हैं? आप क्या ये समझते हैं कि ये मामला सेंसिटिव तो है ऑफ कोर्स, लेकिन इसको टाइमली सुलझा लेना चाहिए थे ताकि इसके ऊपर बहस ना होती और सियासत ना होती? देखिए बिनिश, बिल्कुल मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि शहबाज शरीफ साहब ने इसके ऊपर जो है बहुत ज्यादा ताखीर भी की है, जिससे कि ये मामला बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हुआ है और इसके ऊपर जो है खूब सियासत चमकाई गई है। और इमरान खान साहब ने तो काफी अरसे से इसको जलसों में जिक्र शुरू कर दिया था, और उसके बाद भी जिस तरह मुल्क में स्पेकुलेशन, हर रोज एक नया नाम जो है वो लेकर उसके ऊपर खूब बहस और मुबाहिसा होता है, ये भी इसकी नजीर कम ही मिलती है तारीख में। अगरचे ये याद रखना पड़ेगा कि पिछली 2 जो अपॉइंटमेंट्स हुई थी वो तकरीबन आखिरी दिनों में ही, आखिरी 1-2 दिन में ही हुई थी, मगर आज के जो हालात हैं वो यकसर मुख्तलिफ हैं और मुल्क में इस्तेहकाम के लिए ये जरूरी है कि फिल फौर इस नाम का ऐलान किया जाए, ताकि तमाम तर जो ये जो इम्प्रेशन है कि शहबाज शरीफ साहब पावरलेस हैं या वो फंसे हुए हैं कहीं, एक तरफ उनके भाई उनको कुछ मशवरा दे रहा है, दूसरी जानिब कुछ और हल्के उनको मशवरा दे रहे हैं, ये तासुर भी जाहिर करें। क्योंकि पहले ही शहबाज शरीफ साहब ने कोई इतना जबरदस्त अपना इम्प्रेशन नहीं बनाया अनफॉर्चुनेटली बहैसियत वजीर आजम। अच्छे वजीर आला तो वो थे, लेकिन एज प्राइम मिनिस्टर वो इतने डिसाइसिव नहीं दिखाई दिए, और मुख्तलिफ डायरेक्शंस में, एक तो वो कोलिशन को भी चला रहे हैं, दूसरी तरफ उनके भाई जो हैं, जो कि कायद हैं उनकी पार्टी के, उनका भी उनको कहना मानना पड़ता है, और तीसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट जो पाकिस्तान की ताकतवर है वो वहां भी देखते हैं। तो ये मसला जो है, ये शायद ये इन्हीं जो वजूहात और मुहर्रिकात की वजह से ये मसला डिले हुआ है, और अभी अब आज ये कहा जा रहा है कि 20-21 तक हो जाएगा, और ये मेरा ख्याल है कि बिल्कुल आखिरी चंद दिनों में ही होगा। और उसका नुकसान हुआ, मैंने तो बड़े पहले कहा था कि उनको, आज से कई हफ्ते पहले कहा था कि उनको ये नाम ऐलान कर देना चाहिए। जो भी कहे इमरान खान साहब या जो भी हो, ये उनका इस्तेकाक है, ये उनकी पावर है, उसको एक्सरसाइज करें। क्योंकि आपको पता है कि बीनिश, अब ये क्या बात अब सब जानते हैं, इसको दोहराना क्या इंसान दोहराए। इस वक्त मुल्क में जो सारी सियासत है वो इस तैनाती के इर्द गिर्द घूम रही है। बल्कि पिछले साल अक्टूबर से जो है ये मामला शुरू हुआ है, और ये 1 साल गुजर गया है, और मुल्क में इतना अदमे इस्तेकाम एक ब्यूरोक्रेटिक अपॉइंटमेंट के ऊपर होना हमारे सिस्टम की फेलियर की निशानी है। ये रूटीन की अपॉइंटमेंट्स होती हैं, दुनिया में हर जगह अफसरान आते हैं जाते हैं, तरक्कियां होती हैं, तनज़ुनियां होती हैं। इधर पाकिस्तान में इसको जिंदगी मौत का मसला बना लिया जाता है। हुकूमतें निकल जाती हैं, बदल जाती हैं, जलसे जुलूस होते हैं, लॉन्ग मार्च होते हैं, और सारे का सारा हदफ जो है वो एक इस अपॉइंटमेंट के पीछे है। बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, और उम्मीद करते हैं कि इसका कोई हल निकालेंगे। सियासतदानों को ही निकालना पड़ेगा, लड़ के तो हल नहीं निकलेगा, पार्लियामेंट में ही निकलेगा। जी बीनिश, बिल्कुल आपने बजा फरमाया, और इसके साथ ही मुझे इस शो को क्लोज करना है
कि मसला यहाँ पर सिर्फ सियासतदानों का नहीं है, मसला यहाँ पर कैपेसिटी का है। मुझे लगता है कि सियासतदान शायद अपने अंदर ये कैपेसिटी पैदा कर ही नहीं पाए आज तक कि वो इस तरह के सेंसिटिव मामलात को हैंडल कर सके। दोनों मेहमानों का, इनफैक्ट तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।